हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। मैं प्रिया मैम आपके लिए एक हिंदी लैंग्वेज की सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें हम हिंदी लैंग्वेज के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक्चुअली क्या है ना बच्चा, हम हिंदी लैंग्वेज को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम बिल्कुल लास्ट मिनट पढ़कर चाहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, बट ऐसा होता नहीं है। और फिर जब क्या होता है, रियलिटी हमको हिट करती है तो हमें बड़ा बुरा लगता है। उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वो सोल्यूशन क्या है, आपको लास्ट मिनट ही पढ़ना है ना, तो मेरे वीडियो से पढ़ लो। वीडियो ओपन करना, हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कवर किए हैं, आप वो क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रिपेयर करना और एग्जाम देने चले जाना। अच्छा, आज जो बेटा हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ना, उस हिंदी लैंग्वेज के प्यारे से टॉपिक का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। देखो, भाषा क्या है ये जानेंगे, भाषा से लिपि कनेक्टेड कैसे है ये जानेंगे, और भाषा और लिपि का व्याकरण में क्या योगदान होता है या व्याकरण उनके लिए क्यों जरूरी होती है ये जानेंगे। और ये सब जानेंगे कैसे? अरे यार, प्रिया मैम से जानेंगे, और कैसे जानेंगे? स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, मैंने बताया आज का जो टॉपिक है वो क्या है, तुम बताओगे? मैं बताती हूँ। भाषा, लिपि और व्याकरण। अच्छा, भाषा, लिपि और व्याकरण में एक शब्द है जो आपकी जान पहचान का है, जिसका नाम है भाषा। आप जानते हैं कि भाषा क्या है। अब हम जानते हैं हम आज टॉपिक कौन से कवर करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि अरे यार, हम तो टॉपिक कवर में भी पढ़ने वाले हैं भाषा क्या है। तो प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन हमारे पास है। भाषा क्या है ये प्रिया मैम कवर कर रही हैं। भाषा के प्रकार भी हम कवर करेंगे। लिपि क्या है ये भी हम कवर करने वाले हैं, और कुछ प्रमुख लिपियां भी साथ के साथ पढ़ने वाले हैं। अब आता है फिर व्याकरण क्या है। व्याकरण का इन दोनों में इंपॉर्टेंस क्या है, व्याकरण के प्रमुख भाग जानेंगे, और फिर जानेंगे इन तीनों का आपस में कनेक्शन क्या है व्याकरण के साथ, और फिर करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स। स्टार्ट करें, चलिए। भाषा क्या है, भाषा के प्रकार। मैंने आपको बोला भाषा वो माध्यम है जिससे मेरी बात आप तक पहुंचे, आपकी बात मुझ तक आए। ये तो बेटा लिखित वे में भी पॉसिबल है, ये तो लैंग्वेजेस में भी पॉसिबल है, और ये तो साइन लैंग्वेज में भी पॉसिबल है। तो यानी भाषा के कई प्रकार भी होते होंगे ना। प्रकारों को जानने से पहले हमें जानना है कि भाषा क्या है। भाषा जनरल तरीका है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन होने का। तो भाषा की डेफिनेशन हमसे क्या कहती है, हम जानते हैं। भाषा की डेफिनेशन हमसे कह रही है, भाषा विचारों को व्यक्त करने का, भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, ये आप किस तरीके से सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, ये है भाषा। तो भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, वो तरीका है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। यह शब्दों, वाक्यों और भावों के माध्यम से संप्रेषण करती हैं। जब आप अपनी भाषा में मिक्स करते हैं कुछ इमोशंस, मिक्स करते हैं कुछ सेंटेंसेस और कुछ वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, तब बनती है भाषा। भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं? भाषा के प्रकार हैं तीन। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित, और तीसरा है हमारा सांकेतिक। मौखिक भाषा मुख से बना हुआ है, मुख से बना है मौखिक, मुंह से बोले जाने वाली बात जो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए, या मुंह से कहने वाली बात जो सामने वाले को समझ आ जाए, वो है भाषा का मौखिक रूप। मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा और मेरे प्यारे व्यूअर्स को या मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को वो समझ आ गया, लिखा हुआ मैसेज, तो वो है भाषा का लिखित रूप। फिर आ जाती है हमारी साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा। मैंने कोई सिग्नल दिया और आपको वो चीज समझ आ गई, ये है साइन लैंग्वेज। मैंने अपने दोस्त को विंक करके कहा कि चल यार कॉलेज बंक करते हैं, और उसको ये बात समझ आ गई, तो ये है हमारी साइन लैंग्वेज। ये जोक था। अब इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जो मित्र हैं जो सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं, वो साइन लैंग्वेज का ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि साइन लैंग्वेज अब इजीली उनको पढ़ाई भी जाती है। तो आई होप अब क्लियर हो गया है।
है कि भाषा क्या है, भाषा के कितने प्रकार है। भाषा है बातचीत करने का तरीका, और भाषा के होते हैं 3 प्रकार। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है मेरे प्यारे बच्चों। वो क्वेश्चन है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, उन्हें विस्तार से लिखिए। भाषा के होते हैं 3 प्रकार, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आगे बढ़ जाएं। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है लिपि क्या है। तो लिपि क्या है? लिपि वह माध्यम है जिससे भाषा को लिखा जाता है। वो फिक्स कोड, वो फिक्स तरीका जिससे मेरी भाषा लिखी गई है, वो तरीका है मेरी लिपि। देवनागरी लिपि हिंदी और संस्कृत दोनों में यूज की जाती है। यानी कि इससे एक बात आपको पता चली कि किसी भी भाषा की अगर लिपि है तो कई भाषाओं को लिखने के लिए हम एक ही लिपि यूज कर सकते हैं। सपोज करिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है, तो संस्कृत की लिपि भी देवनागरी ही होती है। संस्कृत की लिपि भी क्या होती है? देवनागरी ही होती है। तो देवनागरी स्क्रिप्ट में बहुत सारी लैंग्वेजेस लिखी जा सकती हैं। इसका मतलब है एक ही लिपि को, एक ही लिपि में, एक ही लिपि में कई सारी भाषाएं, कई सारी भाषाएं लिखी जा सकती हैं। आई होप मैं क्लियर हूँ इस बात को लेकर कि एक ही लिपि को कई सारी भाषाओं को लिखने में यूज किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज और है बेटा, यहाँ से बनते हैं कम से कम 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन। पूछिए कैसे? जब आप भाषा पढ़ेंगे तो टोटल बहुत सारी भाषाएं हैं, और भारतीय संविधान ने, भारतीय संविधान में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने टोटल 22 लैंग्वेजेस को, 22 भाषाओं को विशेष मान्यता प्रदान कर रखी है। इन भाषाओं के एग्जाम्पल भी आपसे पूछ सकता है। इन भाषाओं की लिपि नहीं पूछता, इनमें से कुछ 12-15 की लिपि आपको याद हो जाएंगी तो काम चल जाएगा, लेकिन कौन सी भाषाएं, कितनी भाषाएं और इन भाषाओं के एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय संविधान ने टोटल 22 भाषाओं को विशेष मान्यता प्रदान करी है। इसका मतलब ये है, जैसे असमिया भाषा है, कोंकणी भाषा है, डोंगरी भाषा है, इन सारी भाषाओं को विशेष मान्यता प्रदान है। और विशेष मान्यता के साथ साथ हमारा जो चीजें हैं, हमारी जो भाषाओं की लिपि है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान है? 22 भाषाओं को। कोई 6-8 एग्जाम्पल्स याद कर लेना, जैसे आपका मराठी हो गया, कोंकणी हो गया, असमिया हो गया, डोंगरी हो गया। कोई भी 6-7 एग्जाम्पल्स याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैंने आपको एक और बात बताई है कि किसी भी लिपि को, कोई भी एक लिपि कई सारी भाषाएं लिखने के लिए यूज हो सकती है। उसका एग्जाम्पल हमारी हिंदी और संस्कृत है, क्योंकि दोनों की लिपि एक ही है, उसका नाम है देवनागरी। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कुछ प्रमुख लिपियां, मैंने आपसे पहले ही कहा हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रमुख लिपियां वो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हिंदी और संस्कृत के लिए देवनागरी, उर्दू भाषा के लिए उर्दू लिपि ही यूज होती है, अंग्रेजी भाषा के लिए रोमन लिपि यूज होती है, तमिल भाषा के लिए तमिल लिपि यूज होती है, बांग्ला भाषा के लिए बांग्ला लिपि यूज होती है। समझ रहे हैं ना? तो ये जो सारी चीजें हैं हमारी, ये हमारी बुक में ऑलरेडी मेंशन होंगी। कुछ 10 या 15 आपको गिवन होंगी, ये आपको याद करनी है एज इट इज, क्योंकि यहीं से आपके 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ चलें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कह रहा है व्याकरण क्या है। एक बात समझिएगा, जब हम अपनी भाषा को प्रेजेंट करें और तरीके से प्रेजेंट करें, तब वो होता है व्याकरण। व्याकरण भाषा के नियमों, मैं फिर से हाईलाइट कर रही हूं, व्याकरण भाषा के नियमों यानी कि रूल्स
रूल्स का ग्रुप है मेरे बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ छोटा सा प्यारा सा। मैंने कहा ठहरो, कॉमा, मत जाओ। आपको पता है ना, ये एक रूल की वजह से मैंने लगाया है, यहाँ पर ये कॉमा और यहाँ पर ये फुल स्टॉप। आप समझ रहे हैं ना, ये कुछ फिक्स रूल्स हैं हमारे ग्रामर के। कॉमा का मतलब होता है कहीं पर थोड़ी देर रुकना, और फुल स्टॉप का मतलब है कि मेरा स्टेटमेंट खत्म हो गया। और इसी स्टेटमेंट को मैंने लिखा ठहरो मत, ठहरो मत जाओ, ठहरो मत जाओ। ठीक है, अब आपको इससे एक चीज समझ आई होगी, ये मैं किसी प्यारे से दोस्त को कह रही हूँ कि ठहरो यार मत जाओ, ठीक है, और ये मैं अपने किसी सड़ू रिश्तेदार को कह रही हूँ कि ठहरो मत जाओ। ठीक है, तो ये जो भाव हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो विचार हैं, जिनको मैंने कुछ नियमों के थ्रू आप तक लिखित रूप में पहुंचाया है, यही है व्याकरण। आई होप आपको भाषा और व्याकरण के बीच का संबंध क्लियर हो गया। दोस्त से कहा कि ठहरो मत जाओ, और रिश्तेदार से कहा ठहरो मत जाओ। ठीक है, ये जो भाव, ये जो एक्सप्रेशंस, जिनसे आपको समझ आया कि प्रिया मैम एक बात में अपने दोस्त से बात कर रही हैं और दूसरे में अपने रिश्तेदार से कह रही हैं कि ठहरो मत जाओ, ये जो तरीका हुआ, ये है व्याकरण का एग्जाम्पल। क्योंकि कुछ फिक्स नियम थे जिनको मैंने फॉलो किया। वो नियम क्या थे? वो ग्रामर के नियम थे। जो किसने बनाए हैं? जो मैंने नहीं बनाए हैं, जो ग्रामर लिखने वालों ने बनाए हैं। हमें सिर्फ व्याकरण के अंदर पढ़ने हैं। इन्हीं का कुछ एग्जाम्पल होते हैं। व्याकरण के अंदर ही आप पढ़ेंगे शब्द विचार, वर्ण विचार और वाक्य विचार। मैंने तीनों को लिखकर फिर लिख दिया है लास्ट में विचार। लेकिन ये तीनों चैप्टर्स अलग अलग प्रिया मैम और उनके प्यारे व्यूअर्स कवर अप करेंगे। समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये तीनों ही चैप्टर्स किसका पार्ट है बेटा? ये पार्ट है व्याकरण का। जब तक तुम्हें शुद्ध तरह से हिंदी लैंग्वेज लिखनी नहीं आती होगी, तब तक तुम्हारे हिंदी लैंग्वेज को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि हिंदी भाषा ही है। जैसे मैं बता रही हूँ ना, एक कॉमा ने देखो कितना बड़ा काम कर दिया। वही तरीका है, वही नियम है। अगर हमने सही से फॉलो नहीं किए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। आगे बढ़ जाएं? अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इन तीनों में संबंध क्या है, यानी कि भाषा, लिपि और व्याकरण में एक्चुअली में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। देखिए, भाषा विचारों को व्यक्त करती है। जैसे अभी मेरे विचार आप तक पहुंचे थे ना, कि रिश्तेदार के लिए अलग विचार थे और दोस्त के लिए अलग विचार थे, पहुंच गए थे ना। तो भाषा थी विचारों को व्यक्त करने का तरीका। लिपि है भाषा को लिखने में मदद करना। भाषा जो है वो लिखी किस तरह जाएगी, इसको हेल्प कर रही है मेरी लिपि। अगर लिपि ने मुझे बताया ना होता कि मेरी भाषा लिखी कैसे जाएगी, तो काम चलता ही नहीं। तो लिपि ने मुझे बताया कि भाषा को लिखना कैसे है, यानी कि वो कौन से फिक्स टर्म्स हैं जो मेरी भाषा के लिए बने हुए हैं। आगे बढ़ जाएं। भाषा क्लियर हो गया, लिपि क्लियर हो गया। व्याकरण भाषा को सही और प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सहायता करती है। अगर आपको इम्पैक्टफुल तरीके से आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं या कहने का तरीका नहीं आ रहा है, तो वो व्याकरण का एरर है। अगर आप उस चीज पर काम करेंगे, व्याकरण भाषा को सही और प्रभावी ढंग से, सही भी लिखना है, ठीक है, और प्रभावी तरह से यानी इफेक्टिव वे में भी लिखना है, तभी ये मेरी बात आप तक पहुंचेगी और आपकी बात मुझ तक पहुंचेगी। और इसे हम कहेंगे क्या? इसे हम कहेंगे व्याकरण। तो व्याकरण भाषा को प्रभावी और सही ढंग से प्रेजेंट करने का तरीका है। क्या हमको भाषा, लिपि और व्याकरण अच्छे से क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करती हूँ हो गया। आगे बढ़ जाएं। अब आ गया हमारा प्रश्न और उत्तर। अब समझिएगा, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन जो निकलने थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। अब हम और आगे के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पूछ सकता है कि हिंदी की लिपि क्या है?
हमने जाना है हिंदी की लिपि है देवनागरी। और मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस का वो पूछ सकता है। यहाँ पर हिंदी को रिप्लेस कर सकते हैं अंग्रेजी से, बांग्ला से, असमिया से, पंजाबी से, लेकिन सबके लिए पूछ वो लिपि ही सकते हैं। तो आपको हर भाषा की लिपि याद करनी है। प्यारे से नोट्स बना लेना, ऐसे लिख लेना भाषा, ऐसे लिख लेना लिपि। यहाँ पर लिख लेना भाषा, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने लिखा संस्कृत भाषा, यहाँ लिखा पंजाबी भाषा, और यहीं पर रिलेटेड उनकी लिपि लिख लीजिए। जैसे संस्कृत की है देवनागरी, आप जानते हैं, और पंजाबी की आप करने वाले हैं मुझे कमेंट्स कि क्या है पंजाबी भाषा की लिपि। ठीक है, मैं ये आपके लिए छोड़ती हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब वो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्याकरण क्यों आवश्यक है? अगर आपको व्याकरण, भाषा को सही तरीके से नियमों के साथ लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, तो अगर आपको वो सही नियम, वो सही तरीके पता नहीं है, तो आप व्याकरण कैसे लिखोगे? बताओ कैसे लिखोगे? तो वो लिखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। उन फिक्स नियमों को जानने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। यही इसका उत्तर भी होगा। एक चीज मैं आपको और एडिशनल क्वेश्चन बता रही हूँ, घर लेकर जाना। वो क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, हिंदी दिवस ना मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 14 सितंबर को ही क्यों? कभी तुमने सोचा कि 14 सितंबर को ही हर साल स्कूल वाले असेंबली क्यों करवा रहे हैं कि आज हिंदी दिवस है? मैं बता रही हूँ ना, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी, और उसी दिन से हम हिंदी दिवस मना रहे हैं हर 14 सितंबर को। समझ आ गया है? तो अगर पूछा जाएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर है 14 सितंबर। लेकिन राजभाषा कब घोषित हुई थी हिंदी? उसका आंसर है 14 सितंबर 1949। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। क्षेत्रीय भाषा और हमारी राजभाषा अलग अलग हो सकती है। राजभाषा हिंदी है, लेकिन हमारी क्षेत्रीय भाषा अलग हो सकती है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो भोजपुरी आपकी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। अगर आप कोलकाता से बिलोंग करते हो तो बंगाली आपकी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। लेकिन राजभाषा के रूप में सिर्फ एक ही लैंग्वेज को ये मान्यता प्रदान है, और उस भाषा का नाम है हिंदी। मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट्स में मुझे अपने डाउट पिन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।